हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। हमारी एमपी सेट की कक्षा में जो सोशलॉजी और साथ ही साथ एमएसडब्ल्यू दोनों का सिलेबस हम इसमें कवर कर रहे हैं। और शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपराएं ये हमने प्रारंभ कर दिया है और इसमें हम एमाइल तुर्खीम और कार्ल मार्क्स ये दोनों विचारक कंप्लीट कर चुके हैं। आज से नवीन विचारक हम प्रारंभ कर रहे हैं और वो हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। कई बार पूछ लेते हैं आपसे, जैसे कि कार्ल मार्क्स भी जर्मनी के थे और एमाइल तुर्खीम फ्रांस के थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैक्स वेबर भी जर्मनी के थे। यहाँ पर इनकी आदर्श प्रारूप, सामाजिक क्रिया और सामाजिक वर्ग की अवधारणा ये आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है वो मैक्स वेबर ने ही दी है। ये प्रश्न आपका एक यहीं से बन रहा है, आपसे पूछ सकते हैं कि आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी है, तो मैक्स वेबर ने। इसके अलावा सामाजिक क्रिया की अवधारणा मैक्स वेबर ने नहीं दी है। सामाजिक क्रिया पर मैक्स वेबर ने काम किया है, साथ ही साथ टैलकट पार्सन्स ने भी बहुत कुछ लिखा है। और वर्ग की व्याख्या वेबर ने भी की है, वर्ग की व्याख्या तो बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन हाँ, आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है वो किसकी है, मैक्स वेबर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रमुख पुस्तकें वेबर की देख लें। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है मैक्स वेबर की, वो है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये आपको याद रखना है, इसका ईयर भी याद रख लीजिएगा। बाकी ये पुस्तक बहुत फ्रिक्वेंटली पूछने में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। दूसरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है द सिटी 1921 में। तीसरी द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बात पूछते हैं। एक्चुअली ये पुस्तक क्या है, मैक्स वेबर ने कई सारे निबंध लिखे थे, उन निबंधों का संग्रह है और इसको पब्लिश कराया था टैलकॉट पार्सन्स ने। इसके अलावा सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये एक्चुअली जो सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन थी उनकी, वो जैसा वो चाह रहे थे वो इस तरीके से स्टैब्लिश पब्लिश नहीं हो पाई। और जो सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन है, यानी कि धर्म के समाजशास्त्र का अध्ययन, इसको 3 पुस्तकों में संपादित किया गया है और बाद में फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया। कौन कौन सी हैं वो? द हिंदू सोशल सिस्टम, द रिलीजन ऑफ चाइना, कन्फ्यूसिज्म एंड फैसिज्म और एंशियंट टुडाइज्म। कई बार ये आपसे मैक्स वेबर की पुस्तकों के नाम से भी पूछ लेते हैं, तो इन तीनों के आपको नाम ध्यान रखना है। ये इनका कहना चाहिए कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके इनको बाद में रिलीज कर दिया गया था, आई मीन पब्लिश कर दिया गया था। मैक्स वेबर ने जितनी किताबें लिखी हैं सब जर्मन में लिखी हैं, सारी की सारी बुक्स। पार्सन्स ने वेबर के संदर्भ में लिखा है कि मैक्स वेबर का मस्तिष्क कैसा है, एनसाइक्लोपीडिक यानी कि विश्व कोशीय था। यह पार्सन्स का स्टेटमेंट है, इसको लेकर के, वेबर को लेकर के। वेबर ने अपनी कृति द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है या निर्वचनात्मक बोध करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और समाजशास्त्र को वेबर ने बताया था कि समाजशास्त्र क्या करता है, सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है, लेकिन सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक बोध, निर्वचनात्मक बोध से मतलब ये होता है कि जो कर्ता सामाजिक क्रिया को कर रहा है, जैसे मैं करता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो किसी भी सामाजिक क्रिया को करने का अर्थ जो मैं लगाऊंगा वही निर्वचनात्मक बोध कहलाता है। यानी सामाजिक क्रिया का अर्थ सब लोग अपने अपने दृष्टिकोण से ना लगाएं, जो करता है, ठीक, करता, करता मतलब ये करता, जो करता है उस कर्ता उस सामाजिक क्रिया का क्या अर्थ लगा रहा है, उसी अर्थ में उस सामाजिक क्रिया को समझना चाहिए। ये निर्वचनात्मक बोध कहलाता है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि निर्वचनात्मक बोध की चर्चा कौन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा मैक्स वेबर निर्वचनात्मक बोध की चर्चा करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। किसी भी प्रघटना का विवेचन 2 आधारों पर किया जा सकता है, एक तो सामान्य बोध और दूसरा क्या है,
निर्वचनात्मक बोध। तो वेबर ने क्या बताया कि भाई निर्वचनात्मक बोध की व्याख्या करेगा समाजशास्त्र। वेबर ने अपने समाजशास्त्र को इसलिए अर्थपूर्ण माना है क्योंकि समाजशास्त्र का संबंध उन क्रियाओं से है जो अर्थपूर्ण हो। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेबर सामाजिक क्रिया कौन सी क्रिया को बोलते हैं, तो केवल जो अर्थपूर्ण है वही सामाजिक क्रिया कहलाती है। देखिए, अर्थपूर्ण से मतलब ये हो जाता है कि कोई भी क्रिया का उद्देश्य यदि कुछ है तो वो अर्थपूर्ण होता है। बिना किसी काम से यदि कोई क्रिया की जा रही है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है तो वो अर्थपूर्ण नहीं होती है। समाजशास्त्री पद्धति का उद्देश्य सामाजिक क्रिया की व्याख्या पूर्णतः कैसे करना है, तार्किक आधार पर करना है। तो समाजशास्त्री पद्धति का उद्देश्य क्या बताते हैं कि सामाजिक क्रिया की व्याख्या करना है, लेकिन किस आधार पर, तार्किक आधार पर। और समाजशास्त्र का संबंध क्रियाओं से, किन क्रियाओं से है, जो अर्थपूर्ण है। देखिए, सपोज हो सकता है कि हम कोई व्यक्ति सुबह सुबह जैसे होता है ना कि बाथरूम में नहा रहे हैं तो गाना गा रहे हैं, गुनगुनाते हैं, तो वो अर्थपूर्ण क्रिया नहीं होती है, लेकिन यूं ही कर रहे हैं हम उसको। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गाना गा रहा है, संगीत का मतलब गायक बनने के लिए उसका रियाज कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो वो अर्थपूर्ण कहलाएगी। दोनों में ये डिफरेंस होता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु की दृष्टि से मैक्स वेबर स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। एक्चुअली समाजशास्त्र का जो स्वरूप है उसमें दो संप्रदाय हैं। एक तो ये हो गया स्वरूपात्मक, और दूसरा कौन सा होता है, समन्वयात्मक संप्रदाय। दो संप्रदाय हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। तो मैक्स वेबर कहाँ आते हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोल रहे हैं वेबर? वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं या संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। यानी जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है वो ये बोलता है कि समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक अंतःक्रिया या संबंधों के दो ही प्रकार के सामान्य स्वरूप हो सकते हैं। कौन कौन से स्वरूप हो सकते हैं? सहयोगात्मक या असहयोगात्मक। देखिए, कोई भी सामाजिक क्रिया, उसका अंतिम रूप से परिणाम या वो जो क्रिया होती है वो दो ही प्रकार की होती है, सहयोगात्मक होती है या फिर कैसी होती है, असहयोगात्मक की कैटेगरी में आती है। असहयोगात्मक बोल दीजिए या उसे संघर्षात्मक बोल दीजिए, तीसरा कोई और उसका स्वरूप नहीं होता है। तो ये दो प्रकार के स्वरूप बताते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इसकी आदर्श प्रारूप की, आइडियल टाइप। देखिए, आदर्श प्रारूप से मतलब है कि जब कोई समाजशास्त्री किसी सामाजिक घटना का अध्ययन करने के लिए जाता है तो वो एक आदर्श प्रारूप यानी एक प्राकल्पना बना ले। किसी भी, जैसे कि सपोज मैं गरीबी का अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं पहले से ही कुछ एक हाइपोथेसिस बना लूंगा। और वेबर का ये कहना है कि वो आदर्श प्रारूप, वेबर उसको क्या बोलते हैं, आदर्श प्रारूप। तो ये एक्चुअली क्या है, एक तुलनात्मक पद्धति है कि आपने जो आदर्श प्रारूप बनाया, सपोज आपने बोला कि मैं गरीब उस व्यक्ति को मानूंगा जो बिल्कुल ही मतलब लकड़ी की झोपड़ी में रह रहा हो, जिसके पास पटियाल कपड़े हों, जिसके पास 2 टाइम का खाने का नहीं हो, मैं उसको गरीब मानूंगा। ये आपने एक आदर्श प्रारूप बना लिया, ठीक है। तो ये आदर्श प्रारूप एक तुलनात्मक है, फिर हम उससे अध्ययन करेंगे कि कौन उस आदर्श प्रारूप के कितना निकट है या कौन सा उससे कितना दूर है। तो वही वो वेबर बोल रहे हैं। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्रियों को अपनी उपकल्पना का निर्माण करने के लिए आदर्श अवधारणाओं को चुनना चाहिए। तो उपकल्पना के निर्माण के लिए वेबर क्या बोलते हैं, आप क्या करिए, आदर्श अवधारणा चुन करके आदर्श प्रारूप का निर्माण कर लीजिए। आदर्श प्रारूप ना तो औसत प्रारूप है और ना ही आदर्शात्मक। आदर्श का मतलब आदर्शात्मक से नहीं है, बल्कि क्या है, ये वास्तविकता के कुछ विशिष्ट तत्वों के विचार पूर्वक चुनाव तथा सम्मेलन द्वारा निर्मित आदर्शात्मक मान है। यानी आदर्श प्रारूप को आदर्श इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये क्या है, ये वास्तविकता से बहुत ज़्यादा निकट है और
इस वास्तविकता के जो कुछ विशिष्ट तत्व हैं, उन विशिष्ट तत्वों को इसमें चुन करके रख लिया है और उन्हीं तत्वों के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, हम घटना का अध्ययन कर रहे हैं। आदर्श प्रारूप में जो कुछ है उसका वास्तविक जीवन में होना आवश्यक नहीं है, यानी आपने जो एक उपकल्पना बना ली है, जरूरी नहीं है कि एज इट इज आपको मिल जाए। आदर्श प्रारूप का संबंध नैतिक रूप से या किसी आदर्श से नहीं होता है। चूंकि इसमें आदर्श शब्द है, इसलिए कई बार धोखा लग जाता है कि शायद नैतिकता से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना ही इसमें कोई मूल्य प्रतिमान पाए जाएंगे। आदर्श प्रारूप कैसा होता है? प्राकल्पनात्मक होता है, यानी केवल केवल हाइपोथेटिकल होता है कि हम पहले से ही एक कहना चाहिए उपकल्पना कर लेते हैं। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपने हाइपोथेसिस पढ़ा होगा। तो आदर्श प्रारूप हाइपोथेसिस के साथ जुड़ा हुआ है तुलनात्मक रूप से। आदर्श प्रारूप ना तो सत्य होगा और ना ही झूठ है, क्योंकि वो केवल हाइपोथेसिस है। आदर्श प्रारूप का संबंध विज्ञान की अवधारणा से जुड़ा होता है, क्योंकि क्या है, ये रिसर्च के काम में आता है। एक ही प्रघटना के अध्ययन के लिए विभिन्न आदर्श प्रारूप हो सकते हैं। तो नो डाउट एक ही घटना का अध्ययन हम बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं और उसके अलग अलग आदर्श प्रारूप का निर्माण भी कर सकते हैं। इसलिए वेबर बोलते हैं कि एक ही घटना के अध्ययन के लिए क्या हो सकता है, बहुत सारे आदर्श प्रारूप हो सकते हैं। आदर्श प्रारूप का निर्माण कर्ता की क्रिया के इच्छित अर्थ के अनुसार किया जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, कर्ता, सपोज मैं करता हूं, तो मैं जो अर्थ लगाता हूं उस अर्थ के अनुसार ही आदर्श प्रारूप का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में, आदर्श प्रारूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो अर्थ एक क्रिया का है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यानी उसका वैज्ञानिक अर्थ उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस क्रिया का वह अर्थ जो कि उसे करने वाला लगाता है। यानी वेबर का ये कहना है कि क्रिया करने वाला कर्ता जो अर्थ लगाएगा वही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक रूप से उस क्रिया का क्या अर्थ है वो सेकेंडरी है। अर्थ वही महत्वपूर्ण है जो उस क्रिया को करने वाला लगाता है। तो वेबर ने एक नई पद्धति ये दी थी और इस पद्धति को जर्मन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वर्स्टेहन के नाम से जानते हैं। वर्स्टेहन, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वर्स्टेहन पद्धति का वर्णन कौन करता है, यह वर्स्टेहन पद्धति की चर्चा किसने की थी, किसने वर्स्टेहन पद्धति को प्रमुख माना था अध्ययन में, ये मैक्स वेबर इनका आंसर है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछने में आ सकता है। तो वर्स्टेहन पद्धति आपको क्या है, याद रखना है, ये मैक्स वेबर की देन है। चलिए, आदर्श प्रारूप के बाद हम दूसरा सिद्धांत उठा लें इनका, सामाजिक क्रिया का। सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? अल्फ्रेड मार्शल ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा देते हैं। मैक्स वेबर ने अपनी सामाजिक क्रिया की अवधारणा को अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में प्रस्तुत किया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं कि सामाजिक क्रिया की व्याख्या वेबर ने किस पुस्तक में की है, तो वो कौन सी है? थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। वेबर के अनुसार सामाजिक जीवन के संदर्भ में क्रियाओं को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो वैयक्तिक क्रिया और दूसरी कैसी है? सामाजिक क्रिया। वैयक्तिक क्रिया से मतलब क्या हो जाता है कि हम स्वयं ही कुछ क्रिया कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम अकेले बैठ करके गाना गुनगुना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक वैयक्तिक क्रिया। लेकिन आप किसी सम्मेलन में गाना गाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? सामाजिक क्रिया हो जाएगी। तो दो प्रकार की क्रियाएं बताते हैं, वैयक्तिक क्रिया और सामाजिक क्रिया। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया वैयक्तिक क्रिया से कैसी है? पृथक है, क्योंकि वैयक्तिक क्रिया तो अर्थपूर्ण ही नहीं होती है। वेबर के अनुसार समस्त प्रकार की क्रियाएं सामाजिक क्रिया नहीं होती, बल्कि वही क्रिया सामाजिक क्रिया होती है जो दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं द्वारा प्रभावित एवं निर्धारित होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेबर बोलते हैं कि सामाजिक क्रिया आप उसी को बोलेंगे जो दूसरे व्यक्तियों से प्रभावित होती है या निर्धारित होती है या उनको प्रभावित करती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी सम्मेलन में गाना गा रहे हैं
तो वो सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्तियों से प्रभावित है, निर्धारित है और उनको भी प्रभावित करती है। तो ये वेबर की डेफिनेशन के सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण होनी चाहिए और दूसरे से प्रभावित होनी चाहिए। वेबर के अनुसार किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहने के लिए 4 बातों का होना आवश्यक है। कौन कौन सी? सामाजिक क्रिया दूसरे या अन्य व्यक्तियों के भूत, वर्तमान एवं भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। अभी आपको समझाया है कि ये दूसरे व्यक्तियों से प्रभावित हो सकती है। प्रत्येक प्रकार की बाह्य क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कही जा सकती। बाह्य क्रिया गैर सामाजिक है यदि वह पूर्णतः जड़ एवं बेजानदार वस्तुओं द्वारा प्रभावित और उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप की जा रही है। यानी कोई निर्जीव वस्तु है, सपोज ये डिजिटल बोर्ड है, और इसके संदर्भ में यदि मैं कोई क्रिया करता हूं तो वो सामाजिक क्रिया की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होगी। वेबर ने 4 प्रकार के सामाजिक व्यवहारों या 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का उल्लेख किया। यानी सामाजिक क्रिया के जो प्रकार हैं, यदि आपसे ये पूछा जाता है कि वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं, तो 4 प्रकार हो जाएंगे। कौन कौन से? तार्किक या उद्देश्यपूर्ण क्रिया, दूसरी मूल्यांकनात्मक क्रिया, तीसरी उद्व्ययात्मक या भावात्मक क्रिया, और चौथी कौन सी हो जाएगी? परंपरागत क्रिया। तो ये क्रिया के मैक्स वेबर 4 प्रकार बताते हैं। कौन से? तार्किक, मूल्यांकनात्मक, उद्देश्य उद्वेगात्मक या भावात्मक, और चौथा कौन सा है? परंपरागत क्रिया। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि सामाजिक क्रिया का, जैसा मैंने आपको बताया, आपको टैलकट, पार्सन्स और पेरेटो ये भी सामाजिक क्रिया का वर्णन करते हैं। चलिए, सामाजिक क्रिया के बाद हम बात करें किसकी? सामाजिक वर्ग की। क्या डेफिनेशन दे रहे हैं? हम एक समूह को तब वर्ग कह सकते हैं जब उस समूह के लोगों को जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर, देखिए ये शब्द आप याद रखिएगा, विशिष्ट अवसर। तो मैक्स वेबर की वर्ग की डेफिनेशन पहचानने का यही है। यदि आपको डेफिनेशन दे दी जाए, पूछा जाए कि किसकी डेफिनेशन है, तो जो विशिष्ट अवसर शब्द आएगा वो वेबर का है। तो जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर समान रूप से प्राप्त हो, यहाँ तक कि यह समूह वस्तुओं पर अधिकार या आमदनी की सुविधाओं से संबंधित आर्थिक हितों द्वारा पूर्णतः निर्धारित तथा वस्तुओं या श्रमिक बाजारों की अवस्थाओं के अनुरूप हो। ठीक। तो वेबर जब वर्ग की व्याख्या करते हैं तो विशिष्ट जीवन अवसर जो एक समान रूप से सब लोगों को प्राप्त होते हैं। देखिए, विशिष्ट अवसर से मतलब क्या हो सकता है? हो सकता है कि स्वास्थ्य की सुविधा या शिक्षा की सुविधा। तो उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वो विशिष्ट अवसर कुछ लोगों को ही मिलता है, नहीं उच्च वर्ग के लोगों को मिलता है। या जो बिल्कुल श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो वो अवसर, वो उससे ऊपर के अवसर पे नहीं जा सकते, तो इसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट अवसर। तो ये वेबर की डेफिनेशन वर्ग की पहचानने का विशिष्ट अवसर। वेबर के अनुसार वर्ग की 3 विशेषताएं। एक ही वर्ग के सदस्य को बहुत कुछ एक सी आर्थिक सुविधाएं या अवसर प्राप्त होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। वर्ग पूर्णतया आर्थिक हितों पर आधारित होता है और उसके सदस्यों को वस्तुओं पर अधिकार तथा आमदनी के संबंध में कुछ निश्चित अवसर प्राप्त होते हैं। यानी आप किस प्रकार की वस्तु खरीद सकते हैं, आपकी आमदनी क्या है, ये कैसा रहेगा? निश्चित अवसर ही मिलेंगे, ज़्यादा अवसर नहीं मिलने वाले। ये अवसर या सुविधाएं वस्तुओं तथा श्रमिकों के बाजार भाव के अनुसार बदलती रहती हैं। यानी जो वस्तु है या श्रमिक है, उसका जो बाजार भाव है उसके अनुसार क्या होगा? बदलेगी। बाजार भाव से मतलब क्या है कि हो सकता है कि वस्तुएं जरूरत से ज़्यादा महंगी हो जाएं, तो क्या हो जाएगा? एक आर्थिक दृष्टिकोण क्या हो जाता है? उनको प्राप्त करने का अवसर धीरे धीरे कुछ वर्ग के लोग क्या कर देंगे? खो देंगे। ठीक। तो ये 3 विशेषताएं वेबर की हैं। किसकी? वर्ग की विशेषताएं हैं।
यदि वर्ग की संपूर्ण व्याख्याओं को ले तो 3 तथ्य उभर कर सामने आते हैं: जीवन के अवसर, आर्थिक हेतु और बाजार की दिशाएं। ये जो 3 चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैक्स वेबर को आपको ढूंढना है यदि किसी भी डेफिनेशन में वर्ग की, तो आप 3 चीजें ढूंढ दें। जीवन के अवसर यदि लिखा हुआ है तो वेबर है, आर्थिक हित या आर्थिक हेतु लिखा है तो वेबर है, और बाजार की दशाएं, बाजार की दशाओं से ही वेबर वर्ग निर्धारित करते हैं। यदि ये 3 आ जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये स्टेटमेंट किसका है? मैक्स वेबर का स्टेटमेंट। इस सत्य को ध्यान में रखकर वेबर ने मुख्य रूप से वर्गों की 3 श्रेणियां बताई हैं। कौन कौन सी? संपत्ति वर्ग, यानी जिसके पास संपत्ति ज्यादा है, उपलब्धि वर्ग, और तीसरा क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग। तो 3 वर्गों की चर्चा मैक्स वेबर करते हैं। जो मैंने आपको पिछली 3 श्रेणियां बताई उसके आधार पर ये 3 प्रकार के वर्ग मैक्स वेबर बता देते हैं। कौन कौन से? संपत्ति वर्ग, उपलब्धि वर्ग और मध्यम वर्ग। तो वेबर, आज के लेक्चर में मैक्स वेबर के इतने ही चीजें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, वेबर को आपको कैसे पहचान लेना है। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हमारा किस पर रहेगा? सत्ता और नौकरशाही की अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है, काफी महत्वपूर्ण है, और नौकरशाही को ये अधिकारी तंत्र के नाम से जानता है। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।